प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सपोज दिस इज सेल एंड generally in animal cell the outermost boundary of a cell is called plasma membrane। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। एंड किसी किसी सेल में, सपोज प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, फंगल सेल में, एल्गल सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और रिजिड लेयर पाया जाता है जिसको कि हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और रिजिड लेयर पाया जाता है, उस रिजिड लेयर को हम लोग सेल वॉल बुलाते हैं, सेल वॉल। नाउ सेल के अंदर दो स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओके, बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बुलाते हैं। That means all the structure present between nucleus and plasma membrane is known as cytoplasm. And nucleus and cytoplasm दोनों को मिलाकर बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। Okay, this is स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ चुके हैं, सेल वॉल को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज अ लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस जो है वो सेल का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ओके, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। नाउ न्यूक्लियस कहां कहां पाया जाता है? तो न्यूक्लियस जो है वो ऑल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। सो वी कैन राइट दैट इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर। बट उसके पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो वैसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, दैट मीन्स मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है, दैट मीन्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। वैसा सेल जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, उस तरह के सेल को हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और वैसा सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उस तरह के सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो न्यूक्लियस इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, बट एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर।
तो कहां कहां नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस? तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में नहीं पाया जाता है। इन एनिमल्स मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में नहीं पाया जाता है। एंड इन प्लांट सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम ऑफ प्लांट सेल, तो फ्लोएम के सीव ट्यूब में नहीं पाया जाता है। ओके, तो इट इज present in all eukaryotic cell except mature mammalian RBC. Mammalian RBC. What is RBC? Red blood cell. Red blood cell is RBC. तो जनरली इन एनिमल में मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है एंड सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और ये फ्लोएम कहां होता है? फ्लोएम प्लांट सेल में पाया जाता है। Now we will discuss the diagrammatic structure of nucleus. Nucleus is a double membrane bounded structure. तो न्यूक्लियस जो होता है वो दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। This is one membrane and this is another membrane. न्यूक्लियस जो होता है वो दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है और उसमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं। उनको हम लोग न्यूक्लियर पोर बुलाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स पाए जाते हैं, उनको हम लोग न्यूक्लियर पोर बुलाते हैं। तो दिस इज व्हाट? दिस इज न्यूक्लियर पोर। ओके, अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बुलाते हैं। और उस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो स्ट्रक्चर होता है, वन इज न्यूक्लियोलस एंड अनदर वन इज क्रोमैटिन। तो देयर इज अ थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर which is not membrane bounded. It may be one or more than one. This structure is known as nucleolus. Nucleolus is discovered by Fontana. Another structure is a thread-like structure, that is entangled thread-like structure. This thread-like structure is known as chromatin. So, all the structure inside the nuclear membrane is called nucleoplasm. This is the diagrammatic structure of nucleus. ओके, तो इस स्ट्रक्चर में कितने सारे इंपॉर्टेंट टर्म है? एक न्यूक्लियर पोर, दूसरा न्यूक्लियोलस एंड तीसरा क्रोमैटिन। इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज भूल गई, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज इनर मेम्ब्रेन and this is outer membrane. फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पोर। व्हाट इज न्यूक्लियर पोर? तो न्यूक्लियर पोर जो है
वो पोर्स है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। एंड ये न्यूक्लियर पोर होते क्यों हैं? टू एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या है? सेल। सपोज ये एक सेल है, सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बुलाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर एंड बाहर साइटोप्लाज्म में मटेरियल का एक्सचेंज होना जरूरी होता है। तो ये जो मटेरियल एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा? तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा। तो न्यूक्लियर पोर किस चीज में हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल between nucleoplasm and cytoplasm. Now nucleolus. nucleolus एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, nucleolus. nucleolus. First point, it may be one or more than one. किससे बना हुआ होता है? तो ये डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मीन्स राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, इट इज मेड अप ऑफ, it is made up of DNA, RNA and protein. Now what is the main function of nucleolus? Nucleolus form ribosome. Ribosome को explain करते हैं। Nucleolus form ribosome. Thus, it is called factory of ribosome. न्यूक्लियोलस राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बुलाते हैं। राइबोसोम सेल में पाए जाने वाले जो ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे एकदम बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। और ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नाउ वी विल डिस्कस क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, chromatin. So the entangled thread-like structure present in nucleus is called chromatin. ये जो उलझा हुआ धागे नुमा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में दिख रहा है, it is called chromatin. So it is entangled thread like structure present in nucleus. Now किससे बना होता है? Chromatin is made up of DNA and protein. Okay, it is made up of DNA. DNA means deoxyribose nucleic acid and protein. तो क्रोमैटिन किसका बना हुआ होता है? क्रोमैटिन जो है वो डीएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है। नाउ distinct segment of DNA which contain hereditary material is called gene. पहले इसको लिखते हैं फिर समझते हैं। Distinct
distinct segment of DNA which contain hereditary material is called gene. इस चीज को हम लोग समझते हैं. सपोज ये जो एंटैंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस एंटैंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम स्ट्रेट कर देते हैं. अब ये क्रोमैटिन है. क्रोमैटिन किस चीज का बना हुआ है? डीएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ है. तो हम लोग सिर्फ अभी डीएनए ही लिखते हैं. डीएनए 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 का बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है. डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है हमारा ये क्रोमैटिन. और होता क्या है कि कुछ कुछ सेगमेंट्स जो होते हैं डीएनए के, कुछ सेगमेंट्स में हेरिडिटरी मटेरियल रहता है. ये हेरिडिटरी मटेरियल ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखने में होते हैं. तो वो सेगमेंट जो कि हेरिडिटरी मटेरियल कंटेन करता है उसको हम लोग जीन बुलाते हैं. ओके, ये जो सेगमेंट है उसको हम लोग जीन बुलाते हैं. सारे, जैसे ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट में है, ये सारे में हेरिडिटरी मटेरियल नहीं रहता है, पर जिस डीएनए के सेगमेंट में हेरिडिटरी मटेरियल पाया जाता है उस स्पेशल सेगमेंट को हम लोग जीन बुलाते हैं. सो व्हाट इज जीन? डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल इज कॉल्ड जीन. तो ये कहां पाया जाता है? ये क्रोमैटिन में पाया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस क्रोमोसोम. होता क्या है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो क्रोमैटिन है वो कॉइल होता जाता है, कंडेंस्ड होता जाता है और फिर ये क्रोमोसोम का रूप ले लेता है. ये जो क्रोमैटिन है वो क्या होगा? कॉइल्ड होता जाएगा, ये और कॉइल्ड होता जाएगा और ये इस तरह का बन जाता है. इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्रोमोसोम बुलाते हैं. और ये क्रोमोसोम कब दिखने को मिलता है? सेल डिवीजन के समय मेटाफेज में बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को. और ये क्रोमोसोम बनता किससे है? ये क्रोमैटिन ही कंडेंस्ड हो जाता है और क्रोमोसोम में बदल जाता है. हर एक यूकैरियोटिक स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहता है. ठीक है. सो वी कैन राइट during cell division chromatin condensed to form chromosome. That means सेल डिवीजन के समय ये जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस्ड हो जाता है और क्रोमोसोम में बदल जाता है. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन एवरी यूकैरियोटिक स्पीसीज नंबर ऑफ chromosome is always remain constant. Example, ह्यूमन बीइंग में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? 46. ह्यूमन 46 क्रोमोसोम. क्लियर? अब हम लोग क्रोमोसोम का डायग्राम थोड़ा सा समझ लेते हैं. इट इज वेरी सिंपल. ये हो गया
chromosome. This is chromosomal arm and this is centromere. न्यूक्लियस के दो मेजर फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट, it control all the metabolic activity of the cell. Now what is metabolic activity? केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनता है या फिर एक मॉलिक्यूल टूट करके दो मॉलिक्यूल्स या तीन मॉलिक्यूल्स बनता है. तो ये सारे रिएक्शंस आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. अब लिविंग सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन सभी रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म बुलाते हैं या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बुलाते हैं. तो न्यूक्लियस का काम क्या है कि वो सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करता है. इसीलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं. ओके, सो वी कैन राइट फर्स्ट, it control all the metabolic activities of cell. So it is also called brain of the cell. Second important function is it take part in the transmission of hereditary material, जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है. So second important function is it take part in the transmission of hereditary material. Okay, this is all about the nucleus.